गोकुलधाम सोसाइटी की सुबह अमूमन चहचहाहट, पोपटलाल के शादी के छाते की खटपट और जेठालाल के जलेबी फाफड़ा प्रेम से शुरू होती थी। लेकिन आज की सुबह एक भयानक सन्नाटा और दहशत लेकर आई थी। सूरज की किरणें अभी सोसाइटी की इमारतों पर ठीक से पड़ी भी नहीं थीं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर से एक तीखी, घबराई हुई चीख सुनाई दी। भिड़े मास्टर अपने हॉल में बदहवास हालत में चक्कर काट रहे थे। उनकी पत्नी माधवी बेडरूम में अलमारी के दरवाजे खुले देखकर एक कोने में सहमी बैठी थीं। भिड़े के हाथों में उनका मोबाइल फोन बुरी तरह कांप रहा था। माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें झलक रही थीं, जो उनके ऐनक के शीशों पर ढलक कर गिर रही थीं। उन्होंने थरथराते हाथों से पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चालू पांडे अपने केबिन में चाय की चुस्की ले ही रहे थे कि फोन की घंटी घनघना उठी। जैसे ही उन्होंने रिसीवर कान से लगाया, दूसरी तरफ से भिड़े की कांपती और घबराई हुई आवाज गूंजी। पांडे जी! अरे पांडे जी, अनर्थ हो गया, महा अनर्थ। एक साथ गोकुल धाम सोसाइटी में तीन तीन घरों में चोरी हो गई है। तीन तीन घरों में चोरी हुई है पांडे जी। आप प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, तुरंत आइए। चालू पांडे की चाय का कुल्हड़ हाथ से छूटते छूटते बचा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोकुलधाम सोसाइटी और वहां के अतरंगी लोग हमेशा किसी न किसी मुसीबत का शिकार होते रहते थे, लेकिन एक ही रात में तीन घरों में डकैती या चोरी होना कोई मामूली बात नहीं थी। चालू पांडे ने कड़क आवाज में कहा, क्या तीन घरों में चोरी? भिड़े मास्टर, तुम बिल्कुल मत घबराओ। इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ 5 मिनट में गोकुलधाम पहुंच रहा है। चालू पांडे ने तुरंत अपनी जीप की चाबी उठाई और केबिन से बाहर निकलकर गरजते हुए बोले, पाटिल, सारी गाड़ियों के सायरन ऑन करो। पूरी टीम को लेकर तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी चलो। आज गोकुलधाम में बहुत बड़ी वारदात हुई है। उधर गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। भिड़े के घर से खबर जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते पूरी सोसाइटी के सदस्य कंपाउंड में जमा हो गए। जेठालाल अपनी बालकनी से नीचे झांकते हुए भागे भागे आए। उनके पीछे पीछे बापूजी चंपकलाल गढ़ा अपनी लाठी संभालते हुए नीचे उतरे। टप्पू सेना, टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू और सोनू भी चेहरे पर हवाइयां उड़ाए खड़ी थीं। पोपटलाल अपना छाता बगल में दबाए चिल्ला रहे थे, दुनिया हिला दूंगा मैं। मेरी सोसाइटी में ये कौन घुस आया? मेरे घर में तो मेरी शादी की कीमती सेविंग्स रखी थीं। डॉक्टर हंसराज हाथी अपनी तोंद सहलाते हुए कोमल भाभी के साथ खड़े थे, जबकि रोशन सिंह सौढ़ी अपनी बाहें चढ़ाकर गुस्से में फुंकार रहे थे, ओए! जो भी चोर होगा उसको मैं अपने हाथों से ऐसा सोटा लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तभी सोसाइटी के मुख्य द्वार से पुलिस का होटर और सायरन गूंज उठा। पुलिस की चमकती हुई सफेद जिप्सी तेज रफ्तार में आकर सोसाइटी के बीचों बीच बने खूबसूरत फूल वाले गोल चक्कर के पास रुकी। गाड़ी का दरवाजा झटके से खुला। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर पाटिल बाहर निकले और फिर अपने ट्रेडमार्क रौबदार अंदाज में आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, हाथ में लाल डंडा स्टिक लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे बाहर कदम रखते हैं। चालू पांडे को देखकर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी ने राहत की सांस तो ली, लेकिन माहौल का तनाव कम नहीं हुआ। सभी लोग एक बड़ा गोल घेरा बनाकर चालू पांडे और उनकी पुलिस टीम के चारों तरफ खड़े हो गए। चालू पांडे ने चारों तरफ अपनी पैनी नजर दौड़ाई। बापूजी, जेठालाल, भिड़े, पोपटलाल, सबके चेहरों पर एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। चालू पांडे ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे खिसकाया, अपनी मूंछों पर ताव दिया और डंडा हिलाते हुए बड़े ही गंभीर और सख्त लहजे में कहा, पाटिल, मामले की गंभीरता बहुत ज्यादा है। हम अपनी तफ्तीश एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले भिड़े मास्टर के घर से शुरुआत करते हैं। पूरी सोसाइटी चालू पांडे के पीछे पीछे भिड़े के घर की तरफ बढ़ने लगी, जहां चोरी की इस गुत्थी का पहला सुराग छिपा हुआ था। चालू पांडे के आदेश के बाद पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग एक दूसरे के पीछे चलते हुए भिड़े मास्टर के घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। माहौल में इतना सन्नाटा और तनाव था कि लोगों के चलने की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। जेठालाल अपनी चाल धीमी किए हुए बापूजी का हाथ थामे चल रहे थे, जबकि टप्पू सेना सबसे पीछे पीछे दबे पांव आ रही थी ताकि पुलिस की तफ्तीश में कोई रुकावट न आए। भिड़े मास्टर ने कांपते हाथों से अपने घर का मुख्य दरवाजा पूरा खोला। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। हॉल का सामान तो अपनी जगह पर सही सलामत था, लेकिन असली तबाही बेडरूम के अंदर मची हुई थी। इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी लाल स्टिक को हाथ में नचाते हुए सबसे आगे बेडरूम में दाखिल हुए। उनके पीछे सब इंस्पेक्टर पाटिल
भिड़े, उनकी पत्नी माधवी और जेठालाल भी कमरे के अंदर आ गए। बापूजी और बाकी पड़ोसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर का नजारा देख रहे थे। कमरे की अलमारी का मुख्य पल्ला आधा खुला हुआ था, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और ड्रेसिंग टेबल पर रखी गहनों की खाली डिब्बियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि चोर ने बहुत इत्मीनान से हाथ साफ किया है। चालू पांडे ने कमरे के चारों कोनों पर अपनी तीखी नजर घुमाई। उन्होंने अपने डंडे से अलमारी के हैंडल को छुआ, फिर फर्श पर बिछी चादर को देखा। वह थोड़ी देर के लिए खामोश खड़े रहे, जैसे अपने दिमाग में वारदात के समय का पूरा नक्शा खींच रहे हों। फिर उन्होंने घूमकर भिड़े और माधवी को देखा, जो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से पुलिस की तरफ निहार रहे थे। चालू पांडे ने अपनी आवाज थोड़ी गहरी करते हुए कहा, जिस तरह इस घर में चोरी हुई है उसे देखकर एक बात साफ है भिड़े मास्टर, उस रात इस घर की सारी खिड़कियां बंद थीं। यह सुनते ही भिड़े ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी पांडे जी, मैं रात को सोने से पहले खुद पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करता हूं। यह मेरी बरसों की आदत है। चालू पांडे ने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए अपनी स्टिक से एक खास कोने की तरफ इशारा किया और बोले, सब खिड़कियां बंद थीं भिड़े मास्टर, सिवाय इस एक के। ये खिड़की खुली रह गई थी। पांडे जी का इशारा बेडरूम के उस कोने में बनी कांच की खिड़की की तरफ था, जो आधी खुली हुई थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। माधवी ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, पांडे जी, रात को थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने ही भिड़े जी के सोने के बाद इस खिड़की की सिटकनी थोड़ी ढीली छोड़ दी थी। मुझे क्या पता था कि इसी खिड़की से हमारी खुशियों पर नजर लग जाएगी। बाहर खड़े जेठालाल ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने अपनी गर्दन थोड़ी आगे बढ़ाई और खिड़की का जायजा लेने लगे। खिड़की के ठीक नीचे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था, जिस पर भिड़े मास्टर की डायरी और कुछ जरूरी सामान रखा रहता था। सब इंस्पेक्टर पाटिल ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी नोटपैड और पेन निकाला। वह खिड़की के करीब गए, उसे ध्यान से देखा और फिर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए चालू पांडे से बोले, सर, इसका मतलब तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। खिड़की खुली और टेबल पर रखी सोने की चेन गायब। पाटिल की यह बात सुनते ही बापूजी ने दरवाजे से बाहर ही अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी और एक लंबी सांस ली। कमरे के अंदर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरानी और डर के भाव साफ पड़े जा सकते थे। चोर इतने शातिर तरीके से बिना कोई आवाज किए खिड़की के रास्ते अंदर आया और अपना काम करके गायब भी हो गया, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। पाटिल की बात सुनकर पूरे बेडरूम में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने अपने हाथ में पकड़ी लाल स्टिक को हवा में गोल गोल घुमाया और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उन्होंने एक लंबी सांस खींची और फिर घूमकर सब इंस्पेक्टर पाटिल की तरफ देखा। चालू पांडे ने गंभीर आवाज में कहा, हां पाटिल, सेम पैटर्न। जिस तरह से जेठालाल के पड़ोसी और बाकी दो घरों में वारदात हुई है, ठीक उसी तरह यहां भी वही खेल खेला गया है। चोर कोई आम चोर नहीं है, यह बहुत ही शातिर और ट्रेंड अपराधी है। चालू पांडे की यह बात सुनकर जेठालाल के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़े और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके बोले, क्या सेम पैटर्न? पांडे जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या चोर को पहले से पता था कि किस किस घर की खिड़की खुली है, या फिर वो कोई मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंगता हुआ ऊपर आता है? चालू पांडे ने अपनी छड़ी जेठालाल के सीने की तरफ घुमाई और सख्त लहजे में कहा, जेठालाल जी, शांत रहिए। चोर दीवारों पर रेंगता है या पेड़ पर चढ़कर आता है, यह पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल साफ है। चोर सबसे पहले रात के अंधेरे में पूरे गोकुल धाम का चक्कर लगाता है। जो खिड़की उसे थोड़ी सी भी खुली या बिना सिटकनी के मिलती है, वह चुपचाप वहां पहुंच जाता है। चालू पांडे आगे बेडरूम में घूमते हुए समझाने लगे, यहां भी चोर खिड़की के रास्ते ही अंदर आया होगा। उसने बड़ी होशियारी से बिना कोई आहट किए खिड़की का शीशा सरकाया, अंदर हाथ डाला और टेबल पर रखी सोने की चेन तथा अलमारी में रखे बाकी जेवरात उड़ा ले गया। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में सो रहे भिड़े मास्टर या माधवी भाभी को भनक तक नहीं लगने दी। यह सुनते ही माधवी भाभी ने अपना मुंह अपने पल्लू से ढक लिया और कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, इसका मतलब जब हम सो रहे थे तब वो चोर हमारे इतने करीब खड़ा था। अगर मेरी आंख खुल जाती तो। भिड़े मास्टर ने तुरंत माधवी को संभाला, लेकिन उनके खुद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बापूजी, जो दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे, अपनी लाठी को हिलाते हुए बोले, पांडे जी, अगर चोर इतना ही शातिर है तो इसका मतलब वो गोकुलधाम के हर एक कोने से वाकिफ है। उसे पता है कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सा रास्ता कहां जाता है। सब इंस्पेक्टर पाटिल ने तुरंत अपनी डायरी में कुछ नोट किया और चालू पांडे से कहा, सर,
बापूजी की बात में दम है। बिना सोसाइटी की ज्योग्राफी जाने कोई इतनी सफाई से तीन तीन घरों में एक ही रात में हाथ साफ नहीं कर सकता। जेठालाल अपनी पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचने लगे कि अगर यह चोर ऐसे ही खुला घूमता रहा तो अगली बारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक यानी उनके खुद के घर की हो सकती है। चालू पांडे ने पूरे कमरे में एक बार फिर नजर दौड़ाई और अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, पाटिल, अब हमें सिर्फ भिड़े मास्टर का घर नहीं बल्कि उस हर रास्ते की जांच करनी होगी जहां से चोर के कदम पड़े हैं। चालू पांडे की बातें सुनकर पूरे कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। खिड़की से आती हवा भी अब सबको डरावनी लग रही थी। बापूजी अपनी लाठी पर पूरा भार डालते हुए कमरे के अंदर 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा थोड़ा नीचे खिसकाया और सीधी नजर चालू पांडे पर गड़ा दी। बापूजी की आवाज में एक गंभीरता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, पांडे जी, आप बार बार पैटर्न और शातिर चोर की बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि 3 घरों में चोरी हो गई और आपकी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या हम सब अपने ही घरों में डर डर कर जिएं? चालू पांडे ने बापूजी के सामने थोड़ा अदब से झुकते हुए अपनी स्टिक को नीचे किया और बोले, चंपकलाल जी, आप बुजुर्ग हैं, आपका गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे जब तक किसी केस की तह तक नहीं पहुंच जाता तब तक चैन से नहीं बैठता। मेरी पुलिस टीम पूरी सोसाइटी का मुआयना कर रही है। चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता है। तभी सब इंस्पेक्टर पाटिल खिड़की के पास बने पर्दे को थोड़ा हटाने लगे ताकि बाहर का सही कोण, एंगल देखा जा सके। जैसे ही उन्होंने पर्दा खिसकाया, खिड़की के ठीक बाहर बने छोटे से छज्जे पर कुछ अटका हुआ दिखाई दिया। पाटिल ने तुरंत टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी छज्जे पर डाली। सर, यहां देखिए, कुछ है। पाटिल की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। चालू पांडे, जेठालाल, भिड़े और बापूजी सब एक साथ खिड़की की तरफ लपके। चालू पांडे ने खिड़की से थोड़ा बाहर झुककर देखा। छज्जे की नुकीली ग्रिल में कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अटका हुआ था। वह कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं था। वह एक भड़कीले लाल रंग का रेशमी टुकड़ा था जिस पर सुनहरी गोटापत्ती की कारीगरी की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी लाल चुनरी या दुपट्टे का एक कोना वहां फंसकर टूट गया हो। जेठालाल ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा और चिल्लाए, अरे, ये तो किसी लाल चुनरी का टुकड़ा लगता है। पांडे जी, क्या चोर कोई औरत थी या फिर चोर ने औरत का भेष बना रखा था? भिड़े मास्टर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। लेकिन जेठालाल जी, हमारी सोसाइटी में या आसपास कोई ऐसी लाल चुनरी पहनकर रात को क्यों घूमेगा? चालू पांडे ने पाटिल को हिदायत दी कि वह बहुत सावधानी से बिना किसी फिंगरप्रिंट को खराब किए उस कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैली में सील कर लें। चालू पांडे की आंखों में अब एक अलग ही चमक आ चुकी थी। वह कपड़े के उस टुकड़े को ध्यान से देखते हुए अपनी मूंछों पर ताव देकर बोले, मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। यह लाल चुनरी का टुकड़ा इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है। इसका मतलब रात के अंधेरे में कोई साया इसी रास्ते से गुजरा था। कमरे में मौजूद हर शख्स अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। सबके मन में बस यही सवाल तैर रहा था कि आखिर इस लाल चुनरी के पीछे छुपा हुआ रहस्यमयी चेहरा किसका है। पाटिल ने बहुत ही सावधानी से उस लाल चुनरी के टुकड़े को प्लास्टिक की थैली में पैक करके चालू पांडे के हवाले कर दिया। चालू पांडे ने उस थैली को रोशनी के सामने लाकर ध्यान से देखा। रेशमी लाल कपड़े पर चमकती सुनहरी गोटापत्ती देखकर उनका शक और गहरा हो गया था। चालू पांडे ने थैली को अपनी जेब में रखा और घूमकर कमरे में खड़े सभी लोगों पर अपनी सख्त नजरें गड़ा दीं। वह भिड़े के करीब आए और बोले, भिड़े मास्टर, यह साधारण चोरी नहीं है। चोर ने भेष बदलने और सबूत मिटाने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन चालू पांडे से बचना इतना आसान नहीं है। जेठालाल, जो काफी देर से लाल चुनरी के टुकड़े को देखकर सोच में पड़े थे, अचानक घबराकर बोले, पांडे जी, अगर चोर लाल चुनरी पहनकर आता है तो इसका मतलब वो दिन में कुछ और बनकर घूमता होगा। कहीं वो हमारी ही सोसाइटी में किसी का रिश्तेदार बनकर तो नहीं आया? या फिर इससे पहले कि जेठालाल अपनी बात पूरी करते, चालू पांडे ने अपनी लाल स्टिक जेठालाल के कंधे पर टिका दी और कड़क आवाज में कहा, जेठालाल जी, बिना किसी पक्के सबूत के सोसाइटी के किसी भी इंसान पर उंगली उठाना कानूनन अपराध है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं। चालू पांडे ने थोड़ा रुककर सबको देखा। जब तक यह चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक गोकुल धाम का कोई भी सदस्य बिना पुलिस की इजाजत के सोसाइटी से बाहर नहीं जाएगा। यह सुनते ही बाहर खड़े पोपटलाल दरवाजे से चिल्लाए, क्या बाहर नहीं जा सकते? पांडे जी, मेरी मैरिज ब्यूरो में मीटिंग है। अगर मैं बाहर नहीं गया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। बापूजी ने पोपटलाल को घूर कर देखा और डांटते हुए बोले,
अरे पोपटलाल, शांति रख। यहां 3-3 घरों में चोरी हुई है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। फिर बापूजी चालू पांडे की तरफ मुड़े और बोले, पांडे जी, आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए। हम सब आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। चालू पांडे ने सीना चौड़ा किया और गर्व से कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए चंपकलाल जी। जब तक चालू पांडे मैदान में है, चोर ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। पाटिल, तुरंत पूरी सोसाइटी की नाकेबंदी करो। हर एक कोने की तलाशी ली जाएगी और हर आने जाने वाले का बायोडाटा चेक होगा। चालू पांडे का यह हुक्म सुनकर गोकुल धाम के सदस्यों के दिलों की धड़कनें और तेज हो गईं। जेठालाल मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह यह मुसीबत जल्द से जल्द टल जाए, वरना पता नहीं यह लाल चुनरी वाला चोर किस घर को अपना अगला निशाना बनाएगा। चालू पांडे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भिड़े मास्टर के घर से नीचे उतरे और सीधे गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ पहुंचे। उनके पीछे पीछे सोसाइटी के तमाम पुरुष भी चिंताओं का बोझ उठाए नीचे चले आए। सूरज अब सिर पर चढ़ आया था, लेकिन गोकुल धाम के माहौल की गर्माहट धूप से कहीं ज्यादा चालू पांडे की सख्त तफ्तीश की वजह से बढ़ रही थी। चालू पांडे ने कंपाउंड के गोल चक्कर के पास खड़े होकर अपनी छड़ी से अब्दुल की दुकान की तरफ इशारा किया और कड़कती आवाज में पुकारा, पाटिल, अब्दुल को बुलाओ। अब्दुल, जो अपनी दुकान के बाहर खड़ा यह सब बड़ी फिक्र से देख रहा था, तुरंत दौड़ता हुआ आया और चालू पांडे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब्दुल की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। चालू पांडे ने अपनी मूंछों को ऐंठते हुए अब्दुल को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोले, अब्दुल, तुम इस सोसाइटी के मुख्य द्वार पर अपनी सोडा शॉप चलाते हो। दिन भर कौन आता है कौन जाता है, तुम्हारी तीखी नजर सब पर रहती है। तो फिर कल रात ये लाल चुनरी वाला साया सोसाइटी के अंदर कैसे घुसा, तुम्हारी नजरों से कैसे बच गया? अब्दुल कांपते हुए बोला, पांडे जी, कसम से कल रात 11 बजे दुकान बंद करके मैं अपने घर चला गया था। तब तक सोसाइटी का मेन गेट पूरी तरह बंद था और ताला लगा हुआ था। रात में कोई भी अनजान बंदा या कोई औरत गेट से अंदर नहीं आई है। जेठालाल ने तुरंत आगे बढ़कर अब्दुल का पक्ष लिया। पांडे जी, अब्दुल पर शक मत कीजिए। ये बरसों से हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और बहुत ईमानदार है। अगर गेट बंद था तो इसका मतलब चोर गेट से आया ही नहीं। चालू पांडे ने अपनी छड़ी जेठालाल की तरफ घुमाई। जेठालाल जी, अगर चोर मुख्य द्वार से नहीं आया तो क्या आसमान से टपका या जमीन फाड़कर निकला? सोसाइटी की चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं। तभी डॉक्टर हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा, पांडे जी, सोसाइटी के पीछे वाली दीवार के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है जिसकी शाखाएं दीवार के उस पार तक जाती हैं। क्या चोर वहां से आ सकता है? डॉक्टर हाथी का यह सुझाव सुनते ही चालू पांडे की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पाटिल की तरफ देखा और कहा, शाबाश डॉक्टर हाथी। पाटिल, पूरी टीम को लेकर तुरंत सोसाइटी के पीछे वाले हिस्से में चलो। अगर चोर पेड़ के रास्ते आया है तो वहां उसकी उंगलियों के निशान या टूटी हुई टहनियां जरूर मिलेंगी। चालू पांडे का यह इशारा सुनते ही पूरी पुलिस टीम और गोकुल धाम के लोग सोसाइटी के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़े, जहां चोरी का अगला और सबसे बड़ा सुराग उनका इंतजार कर रहा था। चालू पांडे की अगुवाई में पूरी टीम और सोसाइटी के लोग भागते हुए गोकुल धाम के पिछले हिस्से में पहुंचे। यहां एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसकी भारी टहनियां सोसाइटी की ऊंची दीवार को लांघकर बाहर गली तक फैली हुई थीं। वहां का माहौल काफी घना और छायादार था, जहां आमतौर पर दिन में भी थोड़ा अंधेरा रहता था। चालू पांडे ने टॉर्च ऑन की और पेड़ के तने तथा दीवार का मुआयना करने लगे। सब इंस्पेक्टर पाटिल ने तुरंत जमीन पर अपनी नजरें गड़ाईं। गीली मिट्टी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। पाटिल ने चिल्लाकर कहा, सर, यहां देखिए, मिट्टी में जूते के निशान हैं। चालू पांडे झट से आगे बढ़े और उन निशानों को गौर से देखा। वे निशान किसी आम चप्पल या जूते के नहीं थे, बल्कि एक बेहद छोटे और नुकीली एड़ी वाले हील्स जूते के थे। मिट्टी पर कुछ दूर तक इन निशानों के साथ साथ एक लाल रंग की बिंदी और कुछ चमकदार सितारे भी बिखरे पड़े मिले, जो यकीनन उसी लाल चुनरी से गिरे थे। जेठालाल ने झुककर उन चमकते सितारों को देखा और हैरान होकर बोले, पांडे जी, इसका मतलब डॉक्टर हाथी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चोर इसी पेड़ के सहारे दीवार लांघकर अंदर आया और इसी रास्ते से भाग भी गया। लेकिन यह एड़ी वाले जूते, क्या चोर सच में कोई महिला है? भिड़े मास्टर ने चिंता जताते हुए कहा। लेकिन जेठालाल जी, इतनी ऊंची दीवार पर लेडीज हील्स पहनकर चढ़ना और उतरना किसी आम औरत के बस की बात नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा नाटक रचा जा रहा है।
चालू पांडे ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कड़क आवाज में बोले, बिल्कुल सही भिड़े मास्टर। चोर कितना भी शातिर हो, चालू पांडे को बेवकूफ नहीं बना सकता। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर यह लाल चुनरी और हील्स के निशान छोड़े हैं ताकि हम किसी औरत की तलाश करते रहें, जबकि असलियत कुछ और भी हो सकती है। चालू पांडे ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मिट्टी से जूतों के प्रिंट्स लेने का हुक्म दिया। उधर टप्पू सेना एक कोने में खड़ी होकर यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। टप्पू ने सोनू, गोली, गोगी और पिंकू को अपने पास बुलाया और फुसफुसाकर कहा, दोस्तों, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन चोर ने हमारी सोसाइटी की शांति भंग की है। हमें भी अपने स्तर पर कुछ करना होगा। टप्पू सेना की आंखों में एक नया मिशन चमक रहा था, जबकि चालू पांडे दीवार के पार बाहर की गली में अपनी तफ्तीश बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे।